एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं आज। हालांकि आप कह सकते हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, और आप राजस्थान वो वहां पे मामला फंसा हुआ है क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल ने अलग अलग नतीजे दिए हैं जी। तो हर्षा हमारे साथ है, राजस्थान से बिलोंग करती है, वहाँ वहीं इन्होंने सारी पत्रकारिता की है दिल्ली से जाने के बाद। तो आपका क्या आकलन है, ऐसे नतीजे क्यों आए हैं राजस्थान में? देखिए मनोरंजन, मेरे को यहाँ पे तो एक चीज लग रही है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, यहाँ पर जो नतीजे आएंगे वो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन अभी जो टक्कर है ना वो एक्सिस और सीडीएस के बीच में है, जो 2 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो शायद और उसका वो काफी चल रहा है बाय द वे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। लेकिन क्योंकि हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि क्लोज फाइट है, और रूरल का जो वोटर है वहाँ पर इतना पोलराइजेशन नहीं है। रूरल का जो वोटर है वो सोशल वेलफेयर स्कीम से इन्फ्लुएंस्ड है, और जो अर्बन वोटर है, जो शहरी वोटर है, वो नहीं है इतना इन्फ्लुएंस्ड। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये नतीजे उसके लिए आ सकते हैं। और जो वहाँ पर जो ग्राउंड में है, ये भी आपने अगर नोटिस किया कि जो मुख्यमंत्री शुरू से ही कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, वो ये नहीं कह रहे कि हम बहुमत में आएंगे, इसलिए वो क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। लेकिन आंकड़े जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसकी चर्चा करें तो यदि एक बार जब सरकार बनती है और जब जिस पार्टी की सरकार जाती है तो हमने देखा है कि वो बुरी तरह से हारते हैं जी। तो यदि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ऐसा नहीं दर्शा रहे हैं कि अशोक गहलोत पिछली बार जो है 50 से नीचे चले गए थे, लेकिन इस बार वो हालत नहीं है, उन्होंने अपने ग्राउंड बचा के कांग्रेस ने रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है। 0.53 ही डिफरेंस था पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस में, और 1% स्विंग भी होता है तो सरकार बदल सकती है। तो ये जो 1% स्विंग है मनोरंजन, ये बहुत मुश्किल है ग्राउंड पे पकड़ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो थोड़े से एग्जिट पोल है इसमें अलग अलग नतीजे हमको दिख रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो सरकार बचा पा रहे हैं, तो ये बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पोल कह रहा है कि कांग्रेस मतलब टक्कर में, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 20 का फासला है, ठीक है। तो इसमें क्लियर है, मेरे को लगता है एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है कि वो जो भी बहुमत में आएगी वो बहुमत में आएगी और मेजॉरिटी से आएगी, बहुत स्वीप नहीं हो। बल्कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में स्वीप नहीं दिख रही है एग्जिट पोल से, लेकिन बहुमत जरूर आएगी। 20 का जो फासला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यदि 10 इधर आ जाए तो बराबर हो जाएंगे। और हम राजस्थान में देखते रहे हैं। लेकिन एक और जो कॉलम है जो जिसकी चर्चा करनी जरूरी है वो है अदर्स की, वो 15 से लेके 20 तक है। तो क्या आपको लगता है इतने रेबल्स जो खड़े हो गए थे बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, या इन दोनों नेताओं ने खड़े किए, ऐसे भी लोग कहते हैं कि इनको अंदाजा था कि कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, तो क्या यही अब गेम चेंजर हो सकते हैं, ये एक्टिव रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पिछली सरकार में देखिए तो करीब 21 थे इंडिपेंडेंट्स एंड अदर्स, और अशोक गहलोत ने 12 इंडिपेंडेंट्स से अपनी सरकार चलाई है, और 6 और उन्होंने जोड़ लिया था। तो 6 को मैं नहीं गिनती हूँ, अगर 6 को गिनूं तो करीब 25 थे, तो बीएसपी वाले। इस बार इंटरेस्टिंगली जो मैं आपसे बार बार पूछ रही थी कि एग्जिट पोल बीएसपी को 0 दिखा रहा था, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इस बार जो बीजेपी के रेबल्स है मनोरंजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्यादातर जो रेबल्स है वसुंधरा खेमे के रेबल्स हैं। यूनिस खान, कैलाश मेघवाल, विकास जो है किशनगढ़ से जिसको नहीं मिली टिकट, विकास चौधरी, सो इस टाइप, प्रियंका, जो ये टाइप के जो लोग हैं, ये वसुंधरा खेमे के रेबल्स हैं। मेरे को लगता है कि इस बार ये जो रेबल्स है वो ज्यादा निर्णायक रहेंगे। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं कि दोनों पार्टियों के अलग अलग बात करते हैं कि उनकी रणनीति में कहाँ भूल हुई। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं, कहाँ रणनीति में भूल हुई। अब आज के दिन हम 12 घंटे के बाद आपसे पूछ रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ, 12 घंटे ज्यादा हो गए, यदि बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम फेस अनाउंस किया होता तो क्या ये आंकड़े बदल जाते? बिल्कुल, अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस अनाउंस करती बीजेपी तो बिल्कुल स्वीप होती। इसको लेकर कांग्रेस भी चिंतित थी। अगर हम उनको इंडिविजुअली मिलते थे तो ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में वो हमको पूछते थे कि वसुंधरा राजे का क्या रोल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि भले ही हम कुछ बलिदान कर दें, कुछ सीट्स को बलि चढ़ा दें, लेकिन हम वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं घोषित करना चाहते, क्योंकि वो फिर और भी स्ट्रांग हो जाएंगी, और बहुत स्ट्रांग रीजनल लीडर को अभी बीजेपी उस मूड में नहीं है कि वो उनको टॉलरेट करे, अकोमोडेट करे।
दूसरी दूसरी एक और रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी, वो रणनीति थी कि वो सांसदों को टिकट देना। क्या वो रणनीति कारगर रही या उनके वजह से ज्यादा रेबल आए? देखिए, जो देवजी पटेल फॉर एग्जांपल जो है, जिनके सामने वो एक केस स्टडी है, देवजी पटेल बिल्कुल एक केस स्टडी है, जालौर से हैं, सांसद थे, उनको उतारा, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और लगता है कि वो इस चुनाव को हार भी सकते हैं। लेकिन बाकी जो है उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने मना लिया, मनमुटाव दूर कर लिया। राज्यवर्धन राठौड़ की भी बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत को बिठा दिया। नरपत सिंह राजवी को उन्होंने चित्तौड़गढ़ भेज दिया, वहां पर बीजेपी रेबल हो गया है, कह रहे हैं कि नरपत सिंह राजवी तीसरे नंबर पे आएंगे। तो जो बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट शुरुआत में खेला, उसमें से एक को छोड़ के सब जगह रिबेलियन था। अब हम कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस में जो एक इकट्ठा फाइट होने की बात थी, दो बड़े लीडर रहे कांग्रेस के, एक अशोक गहलोत साहब और एक सचिन पायलट साहब, तो दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री नहीं बन पाई। और आप सब ने कहा कि जो गुजर वोट है, जहां पे कांग्रेस का गुजर है वहां दिया होगा, लेकिन इन मास गुजरों ने इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया जो उन्होंने पिछली बार दिया था। क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ईस्टर्न राजस्थान है, जो पूर्वी राजस्थान है, वो की है इस बार। वहां पर जिस तरह से वोटिंग होगी, जो वोटिंग पैटर्न इमर्ज करेंगे, जो लीड्स वहां पे दिखेंगी आपको, सबसे बड़ी बढ़त कांग्रेस ने पिछली बार ईस्टर्न राजस्थान से ली थी। अगर वहां पे बढ़िया वोटिंग होती है और बीजेपी आगे आती है, तो आप समझ जाएंगे कि जो गुजरों का रुझान है वो निर्णायक रहा है, वो गेम चेंजर रहा है। और बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि अगर हम उनके साथ गए थे, तो बॉडी लैंग्वेज में अगर आप देखते तो बिल्कुल लगता था कहीं ना कहीं कि अशोक गहलोत स्ट्रेस्ड है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। सचिन पायलट इतने स्ट्रेस नहीं लगे थे, मतलब काफी रिलैक्स लग रहे थे, और उनको जहां जाना था वो वहां जा रहे थे। अग्रेसिवली हर जगह कैंपेन नहीं कर रहे थे। और अगर आप देखें तो मंच पे भी इतनी बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं दिखे हैं एक साथ। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि यदि हम मान लें कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत का क्या होगा और सचिन पायलट का क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट पॉलिटिकल सर्वाइवर्स हैं। हमने देखा है कि वो पॉलिटिकली कुछ भी हो जाए सर्वाइव कर रहते हैं। सचिन पायलट भी सर्वाइवर है, आप उन पे सबको बहुत सिंपैथी है, पर ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट सर्वाइवर नहीं है, वो बिल्कुल सर्वाइवर है। और अशोक जी तो खैर सर्वाइवर है और जादूगर है। तो उनको क्या रोल मिलता है आगे वो देखना है। लेकिन मनोरंजन, कहीं ना कहीं सचिन को ये भी सोचना है कि आगे जो 10 साल है उसमें वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे भी अगर मैंडेट और फ्रैक्चर होता है तो उनकी क्या रोल रहेगी। और आगे फिर परिसीमन होने वाला है, नेक्स्ट इलेक्शन में सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदलने वाली हैं, तो और भी ज्यादा और सचिन के साथ तो होता है कि कंस्टिट्यूंसी बदलती रही है, पहले दौसा से लड़े, उसके बाद अजमेर जाना पड़ा, विधानसभा के लिए भी एक अलग टोंक जाना पड़ा उनको। लेकिन अब आपको क्या, जो इतने सालों से देख रहे हैं कि जितने भी जो उनकी पीढ़ी के जो नेता थे, जिस ढंग से कांग्रेस से गए, सचिन के पीढ़ी के नेता की बात करें, ज्योतिरादित्य की बात करते हैं, जितिन प्रसाद की बात करते हैं, आरपीएस की बात करते हैं, तो सबको लगता था कि अब अगला नंबर सचिन का और मिलिंद का ही है। लेकिन ये दोनों स्टिक किए कांग्रेस में। क्या आपको लगता है कि सचिन अब लंबी पारी राजस्थान में खेलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, या फिर वो दिल्ली जयपुर के बीच में एक टांग इधर रहेगा एक टांग इधर रहेगा? देखिए, सचिन ने जब भी बातचीत कही है तो लगता है कि वो यहाँ से जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि हर लीडर जो है ना, वो समझता है कि जब से आपका मैस बेस नहीं होगा, आपको पॉलिटिक्स में कोई नहीं आपको तवज्जो देगा। और पार्टी भी आपको तभी तवज्जो देती है कि जब आपके पास मैस बेस होता है। क्यों वसुंधरा राजे इतनी बड़ी चैलेंज है? चैलेंज इसलिए है क्योंकि वो मैस बेस उनके पास है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगले साल जो, अब तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, गहलोत साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों विधायक रहेंगे। अब क्या हमको ये इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या 2024 के लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी इन दोनों में से किसी को लड़ाती है, वहीं पे तय हो जाएगा कौन किधर जाएगा लीडरशिप? देखिए, बिल्कुल वो तय हो जाएगा। और क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत अलग चुनाव होगा, तो उसमें ये लोग भी अपना, जैसे जो एक बार जला है ना, वो फूक फूक के कदम रखता है, तो देखिए वो भी क्या फूक फूक के कदम रखते हैं। दूसरा मनोरंजन, अगर ये ऑपोजिशन में बैठते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा? मेरे को लगता है तीसरा कैंडिडेट होगा। तीसरा कैंडिडेट होगा। चलिए, हम यहीं पे चर्चा
खत्म करते हैं। लेकिन अभी एक डिस्क्लेमर के साथ हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि आप जो है 3 तारीख को ही पता चलेगा असली आंकड़े क्या है। लेकिन एक जो एग्जिट पोल अलग-अलग कंपनियों ने कराया, उसके आधार पर हमने जो है ये एनालिसिस करने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। हर्षा, आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।